आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हमारे संभाग के संयुक्त निदेशक श्रीमान बजरंग जी स्वामी आज के कार्यक्रम में हमारे सदैव हमें मार्गदर्शन और हमें प्रेरणा देने वाले ब्रजमोहन जी सराफ, श्रीमान उमरदीन जी सैयद, जेडी ऑफिस से श्रीमान गढ़सरा जी, हमारे ब्लॉक के सीबीओ साहब श्रीमान अशोक जी पारिक, शिक्षक संघ शेखावाल के जिला अध्यक्ष विजय पोटलिया, सुरेंद्र जी गढ़वाल, विजय जी पारिक और इससे टूर्नामेंट में भाग लेने वाले 2 दिन जैसे सीबीओ सर ने कहा कि पूरे ताम झाम से बाहर निकल के पूरी तरह से एंजॉय करने आए आप सभी संभागी साथी। मैं एक बार इस अंजुमन की धरा पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जेडी ऑफिस का कि हमें ये अवसर दिया कि हम हमारे विद्यालय में ये कार्यक्रम शुरू कर सके। मैं केवल 3 मिनट लूंगा क्योंकि आप पूरे मंडल से चला के आए हैं। आप ऐसे इस विद्यालय में बैठे हैं जो चूरू जिले में नामांकन में नंबर 2 है, वर्तमान में 1400 से अधिक का नामांकन है और सबसे बड़ी जो विशेषता है कि 2000 का नया नामांकन पिछले 4 सालों में ही हुआ है। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है और KGB 4 भी यहाँ संचालित है। 600 से ज्यादा लड़कियां हैं। इसी तरह से जो आप ये भवन देख रहे हैं ये पहले प्राइवेट भवन था, लगभग 4 करोड़ का भवन उमरदीन जी के सहयोग से सर पूरी तरह से गवर्नमेंट ने ये दान दिया है अंजुमन विद्यालय में, जो वर्तमान में महात्मा गांधी विद्यालय यहाँ संचालित है। तो कहने का मतलब एक नई जो एक एजुकेशन हब है ये इलाका पूरा अंजुमन का, और आप सबका सहयोग रहेगा, आप सबका स्टाफ का पूरे ऑफिस का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा हम आगे कोशिश करेंगे। एक बार पुनः मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और हमें समय दिया, एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू। परम आदरणीय जेडी साहब, उमरदीन जी सैयद साहब, सराफ साहब एवं समस्त मंचासीन अधिकारीगण, साथियों और समस्त मंडल से पधारे हुए सभी साथियों का सरदार शहर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वैसे तहसील के सबसे बड़े अधिकारी और विद्यालय के प्रधानाचार्य बोल चुके हैं, फिर भी मुझे अवसर दिया गया है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि 2 दिन के लिए अपने को मौका मिला है उस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और भविष्य के लिए एक दोनों तरफ से ये कोशिश रहे कि भविष्य के लिए एक मिसाल बने कि सरदार शहर में मंडल स्तरीय प्रतियोगिता भी थी, उसमें इतना अच्छा प्रबंध था और इतने अच्छे ढंग से लोग ने भाग लिया और राज्य स्तर पर चुने जाने वाले साथियों को अग्रिम बधाई। धन्यवाद। आदरणीय जेडी सर, मंच पर विराजमान इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय, प्राचार्य, समाज सेवी सराफ जी, उमरदीन जी, हमारे मंडल के खेल प्रभारी गढ़वाल जी, सीबीओ साहब और शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष पोटलिया जी, और सामने विराजित हमारे संभाग की रीढ़ सभी मंत्रालय कार्य। मैं कई सालों से मंडल स्तरीय अपने स्टेट का भी सुजानगढ़ में खेल कराया था, उस समय भी मुझे मौका मिला। मंडल वाले में लक्ष्मणगढ़, उदयपुरवाटी, बिसाऊ और खाटू श्याम जी एक जगह और हुआ था। सभी में उद्घाटन में मुझे जाने का 5-6 साल से अवसर मिल रहा है। हालांकि सभी मंत्रालय कार्मिकों को फेस से नहीं जानता हूं, नाम से मैं काफी जानने लगा हूं। कभी पोस्टिंग में, कभी किसी समस्या में फोन पर बात होती रहती है।
तो मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी विभाग में यदि किसी चीज को महत्वपूर्ण माना जाए तो मंत्रालय कार्मिक एक रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह से रीढ़ के बिना शरीर हिलता डुलता नहीं, उसी तरह से कोई विभाग हिल डुल नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं देख रहा हूं, देखते देखते 5-6 साल में काफी हमने भी ये शुभकामनाएं या सोचा, प्रमोशन संबंधी काफी फायदा मंत्रालय कार्मिकों को मिला है। और आज एलडीसी के रूप में लगने वाला कार्मिक L16 पर 6600 पे ग्रेड पर रिटायर होने की पूरी संभावना है। तो ये आपका, मैं मानता हूं, मैं सोचता था पहले कि अलग वेतन भोगी कर्मचारी है, लेकिन वो स्थिति आज मेरे विचार से पदनाम से और वेतन से केवल जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट में थोड़ी प्रॉब्लम है। ये भी मैं भगवान से, सरकार से कामना करता हूँ, ये भी आने वाले समय में शायद आपका सुधार हो जाएगा। मैंने विषयों में कहा था कि आपका कुछ होने वाला है और धीरे धीरे पदोन्नति और पे बैंड में आपका काफी सुधार हुआ है। आज एक एलडीसी प्रिंसिपल के ग्रेड के बराबर जाकर के रिटायर होता है, ये मैं तो सौभाग्य मानता हूँ। ये सरकार ने अच्छी मंशा की है। हो सकता है आने वाले समय में बोर्ड और सेक्रेटरीट के बराबर, मैं तो कामना करता हूँ कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, समय लग सकता है, आपको जरूर मिलने की संभावना है। और मैं ज्यादा क्या कहना चाहूँ, आप सभी रात दिन काम करते हैं। जब हमारा काम होता है तो सीधा मंत्रालय से ही मैं फोन करता हूँ। अधिकारियों की बात तो बाद में आती है और तुरंत ही उनका जवाब आता है। संडे मंडे छुट्टी मंत्रालय कार्मिकों की सब काम में पहले बाद में आना अलग बात है, लेकिन संडे को भी कार्मिक काम करता है, राजपत्रित अवकाश में भी काम करता है। और हमारे मंडल स्तरीय बाबू से ज्यादा मंत्रालय कार्मिक ज्यादा टच में रहता हूँ। उनको यदि किसी समय भी, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि 12 बजे भी मैं फोन करता हूँ तो घर से निकल करके वो 1 बजे आदेश जारी कर देते हैं। ऐसा आप देखते होंगे, आप टाइम भी देखते होंगे। संडे को भी किसी काम के लिए कह दिया तो आज तक ये जवाब नहीं मिलता कि आज छुट्टी है। तो मैं मानता हूँ इससे ज्यादा वफादारी नौकरी के प्रति क्या होती है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, ये वास्तविकता को दर्शा रहा हूँ आप। और चाहे झुंझुनू फोन करो, चाहे नीम का थाना, चाहे सीकर में करो, कहीं भी फोन करते हैं तो जिनको हम फोन करते हैं तुरंत जवाब आता है। तो ये बड़ा सौभाग्य है। इसी तरह से आपको बनाए रखना है। यदि कोई खामी है उसको सुधारना है ताकि हमारी साख और बढ़े। साख बढ़ेगी तो हमारा केडर बढ़ेगा तो पे स्केल बढ़ेगा। इस साख को और ज्यादा बढ़ाना है। मैं नहीं कहता कि साख खराब है, लेकिन और ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे तो हम दावा कर पाएंगे कि हम सेक्रेटरीट से कम नहीं, हम बोर्ड से कम नहीं। तो उस हिसाब से अपने आप ही भगवान दे देता है अंदर से। काम किस लिए करना चाहिए? मेरे विचार से आत्मसंतुष्टि के लिए करना चाहिए, न डर से करना चाहिए, न किसी भय से करना चाहिए। मैं कहता हूँ जब सुबह हम जाते हैं तो शाम को ये सोच लें हमने आज क्या किया, वो आत्मसंतुष्टि है। यदि उसमें ये सोचे कि हमने आज कुछ नहीं किया, वो आत्मसंतुष्टि नहीं है। तो आदमी को केवल काम करना चाहिए आत्मसंतुष्टि के लिए, सभी बातों को छोड़ करके। इंसानियत और आत्मसंतुष्टि से जो काम करेगा उसका भविष्य उज्जवल होगा, शांति से नींद आएगी और भूख लगेगी। अब मैं खेल के बारे में कहना चाहूंगा। 15 आइटम्स है हमारे खेल के लिए, उसमें अलग अलग प्रभारी लगाए गए हैं। तो मैं सोचता हूं कि वो व्यक्ति जो आज उपस्थित है उनका चयन होना चाहिए जो खेल में पारंगत है। ऐसा नहीं कि किसी का नाम लिख दिया और स्टेज पर जाकर के मंडल का नाम बदनाम हो। तो वो जरूर उनका चयन होना है। चयन समिति ये ध्यान रखे कि वहाँ ये नहीं है कि चूरू मंडल का नाम ही नहीं है, क्यों हर बार हम सर्वोत्तम शिखर पर रहते हैं, उसका ध्यान रखना है। और बात रही
उपस्थिति जो है उसी को वरीयता दी जाए, सौगात वाला फंडा कम किया जाए, क्योंकि इससे अव्यवस्था झलकती है और उससे बुरा उदाहरण मिलता है। तो किसी को सुधार करने के लिए आगे आना पड़ेगा। आपको कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये है वो है पीछे ये हुआ। थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे तो हमारा मॉडल सुधरेगा तो कैडर सुधरेगा। बाध्यता नहीं है, अंदर से झांक के करना है ये काम। कि कई बार क्या इतना दबाव बनता है कि मेरा 60 की 60 की 70 की 200 की 100 की, थोड़ा सा मनन करना। ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा, मनन जरूर करना। हालांकि दिसंबर का महीना है, वो वैसे आपके नयापन के लिए है। सारे साल काम करते हो और नयापन के साथ साथ ये भी पता है मुझे कि काम भी करना पड़ेगा, लेकिन नयापन होकर के हम जनवरी के अंदर बड़े नए संचार से आगे काम करेंगे। और विभाग की एक्टिविटियां, बात रही डीपीसी की, डीपीसी 24-25 की डीपीसी का विचार चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि ऊपर से डीपीसी हो जाए तो सभी कार्मिकों को फायदा हो जाए। फिर भी यदि डिपार्टमेंट कहेगा तो हमारी तैयारी पूरी है। जैसे ही जेडीओपीसी की डीपीसी होगी 24-25 की डीपीसी आपकी, एकदम से हम तैयार हैं। जैसा आदेश मिलेगा तुरंत आपकी 24-25 की। हम सोच रहे हैं कभी मंत्रालय कार्मिकों को नुकसान नहीं हो, उसके लिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, परख रहे हैं कि क्या रहेगा, कैसा डायरेक्टर साहब के निर्देश रहेंगे, उसके अनुसार आपकी हो जाएगी। और यदि आपकी कोई समस्या हो तो ऑफिस में आप सीधे बात कर सकते हो, किसी के वाई मीडिया की जरूरत नहीं रहती। कई बार डीपीसी में पोस्टिंग होती है, बाद में आता है कर्मचारी की मेरी पोस्टिंग दूर हो गई और एप्लीकेशन देता नहीं है। एप्लीकेशन डिपार्टमेंट आदेश देता नहीं है कि एप्लीकेशन लो, तो हम वैधानिक रूप से ले नहीं सकते, आप देते नहीं हो। इस बार कई बार ऐसा हो जाता है। हमारे पावर की चीज होती है तो आप जानते हो, जेडीओ ऑफिस से पहले का तो मैं नहीं जानता, 6 साल से एप्लीकेशन पर भी पोस्टिंग हो जाती है, फिर भी विश्वास तो नहीं होता कार्मिकों को। और यदि सरकार और वो चाहते हैं वो अलग मैटर है। हमारे ऑफिस में तो आपने देखा होगा पूर्ण रूप से निष्पक्षता से किसी कार्मिक का मतलब बुरा नहीं हो ऐसा सोचते हैं। फिर भी मजबूरी में कुछ करना पड़े तो वो तो डिपार्टमेंट की मजबूरी होती है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। यहाँ के संस्था प्रधान को, जिनका नामांकन टॉप है और व्यवस्था के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये शुभ अवसर मंडल को दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय श्री बजरंगलाल जी स्वामी, सरदार शहर के भामाशाह और विशेष रूप से विद्यालयों के लिए और समाज हित में जहां भी भामाशाह की जरूरत महसूस होती है उस वक्त सबसे आगे की पंक्ति में अपने आप को पाने वाले ब्रजमोहन जी सराफ साहब, और आज जिस प्रांगण में इस कार्यक्रम में अपने हिस्सा ले रहे हैं, अपनी मतलब पूरी मेहनत से इस सिस्टम को खड़ा करके राज्य गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले बड़े भाई साहब आदरणीय उमरदीन जी, इस संस्था के संस्था प्रधान श्रीमान याकूब जी, और संयुक्त निदेशक कार्यालय में सरल हृदय व्यक्तित्व के धनी महेंद्र जी बड़सरा जी, सीबीओ बड़े भाई अशोक जी, आपकी आवाज आपके संगठन को बुलंदियों तक ले जाने के लिए आपके बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले गढ़वाल जी, उप प्रधानाचार्य विजय कुमार जी और पूरे संभाग से पधारे हुए मेरे छोटे बड़े बहन और भाइयों, एक बात कहना चाहूंगा। महेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि महेंद्र जी जैसा सोचते हैं, जैसा कहते हैं वो ठीक होता है, वैसा ही होता है। लेकिन मैं
इससे थोड़ी सी जुदा बात महसूस करता हूं। ठीक वो होता है जिसको हम ठीक करना चाहते हैं, अन्यथा वर्तमान सरकारों में ये ठीक होने वाला है नहीं दोस्तों। आपके संगठन को, आपके नेतृत्व को इतना सशक्त और मजबूत होकर आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाना होगा, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला है नहीं दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा आपको, आप सब एक ही परिवार हैं, आप हमसे अलग नहीं है, हम आपसे कोई जुदा नहीं है। मेरे याद है अच्छी तरह से, जब मैं राजकीय सेवा में लगा था 1996 में, तब एलडीसी तृतीय श्रेणी शिक्षक पटवारी ग्राम सेवक का एक वेतनमान हुआ करता था, नहीं हुआ करता था। लेकिन हम चूंकि थोड़े संख्या में ज्यादा हैं और यूनिटी हमारी मजबूत है, और आज आप में और हमारे मूल वेतन में 10-10, 15-15 हजार रुपए का फर्क है। 2013 का वो संघर्ष मुझे याद है। उद्योग मैदान में 29 मार्च को हमने सरकार के खिलाफ मार के संघर्ष का ऐलान किया कि हम 3600 का ग्रेड पे लेकर रहेंगे, मतलब लेकर रहेंगे। तो हमें 2013 में वो ग्रेड पे मिला। तो मैं आप सब साथियों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप अपने कार्यालय में मेहनत करते हैं, आप जहां पद स्थापित है वहां मेहनत करते हैं, लेकिन अपने पैसे से जुड़े हुए लोगों के हक की आवाज को मजबूत करने के लिए एकजुट संघर्ष करो कि सरकार को भी समझ में आए। यदि हम ऐसा नहीं किया तो मुश्किल होने वाली है। आप सबने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी, सब बड़े मनोयोग से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, मैं यही उम्मीद करूंगा। अंजुमन प्रधानाचार्य उमरदीन जी ने जो प्रयास किया है, एक बार इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्मान्य संयुक्त निदेशक महोदय जी, शिक्षा विभाग से जुड़े हमारे सभी अधिकारीगण, सरदार शहर के भामाशाह परम सम्माननीय श्री ब्रिजमोहन जी श्राफ साहब, अंजुमन के प्रिंसिपल भाई याकूब जी, वाइस प्रिंसिपल साहब भाई पोखरिया जी, और इस प्रसाद में हमारे उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं इस अंजुमन परिसर में आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बहुत से ऐसे साथी जो सरदार शहर में आए हैं, सरदार शहर ये सरदारों का शहर और शहरों का सरदार है। यहाँ की गंगा और जमुनी जो तहजीब है, मैं समझता हूँ राजस्थान में कहीं भी देखने को नहीं मिली। आज तक 1947 में जब देश में एक अफरा तफरी का माहौल था, उस समय हमारे बहुत से ऐसे परिवार जो पाकिस्तान जाने के लिए मजबूर हो रहे थे, यहाँ के लोगों ने उनको यही रखा, उनको वो प्यार और स्नेह दिया, जो एक मिसाल है। तो सरदार शहर जो है अपने आप में एक अलग प्रकार का शहर है। ऐसे सरदार शहर में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, ये सरदार शहर के उत्तर में सबसे गरीब और पिछड़े इलाके में ये जो विद्यालय स्थित है, जिसका नाम अंजुमन 1983 में इसकी स्थापना की। हमारे स्वर्गीय चंद्रमल जी बैद, स्वर्गीय मास्टर भवनलाल मेघवाल, स्वर्गीय पंडित भवनलाल जी शर्मा और इन सब लोगों के प्रयास से हमने जो पौधा रोपा था, आज
वो वटवृक्ष का दान कर रहा है। तो इसमें हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी इस विद्यालय की कोई आवश्यकता हुई, उन्होंने तुरंत अंजुमन का नाम लेते उस काम को तुरंत वो कर देते थे, किसी प्रकार की कहीं कोई अड़चन नहीं आती थी। और हमारे बिजमोहन जी सराफ जो आज आपके बीच में विराजमान है, हमारा एक 8 बीघा जमीन खेल मैदान अंजुमन का, इनके 2 बड़े द्वार और दीवार जो है इन्होंने अभी बनाई है। आने वाले टाइम में हम उसका नीतिगत रूप से उद्घाटन करेंगे। अंजुमन के जीर्णोद्धार के लिए इन्होंने गत साल 11 लाख रुपये दिए थे, ताकि ये विद्यालय जो है इनका जो है हमेशा ही सकारात्मक सहयोग रहा है शिक्षा के प्रति, और खास करके मेरे प्रति। ये मेरे अजीज मित्र है, दोस्त है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे मंत्रालय कर्मचारियों के बारे में बहुत से हमारे अधिकारियों ने आपको बताया, और सही मायने में देश को और प्रदेश को चलाने वाली अगर कोई कड़ी है तो वह मंत्रालय कर्मचारी। अगर आप चाहते हो तो यस, तो यस है। अगर आप चाहते हो नो, तो अधिकारी लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस पर चिड़ी नहीं बनती। तो मैं समझता हूँ आप सब लोग तो इस प्रसार में बैठे सकारात्मक सोच रखें और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में जो है आप किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़े, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। एक बात मैं और कह करके अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा मक्का में जो काबा है, उस काबे के एक कॉर्नर पर एक पत्थर लगा हुआ है जिसको हजरे अस्वद कहते हैं। मुस्लिम भाई इस बात को समझते हैं। और जब काबे की तामीर हुई तो सबसे पहले नबी ने उस काबे के पत्थर को उन्होंने अपने होठों से चूमा था। तब से ये परंपरा बन गई। सब लोग चाहते हैं, जो भी हज पर जाते हैं वो सब चाहते हैं कि उस पत्थर को हम चूमे। लेकिन एक साथी ने कहा कि हे बेजान पत्थर, हे बेजान पत्थर, मैं तुम्हें चूम रहा हूं इसलिए कि मेरे नबी ने तेरे को चूमा था, लेकिन आवाम को तकलीफ दे करके उस पत्थर को चूमना हराम है। हराम वो काम जो बिल्कुल निषेध है, करना ही नहीं। तो अंजुमन जिस मकसद से कायम हुई थी, एक ये आवाम की खिदमत करना और अंतिम छोर पर जो बैठा हुआ है उस आदमी तक शिक्षा की जोत जगाना, ये हमारा मकसद था और ये मकसद पूरा हो रहा है। आप सब लोग आए सरदार साहब ने और अंजुमन को जो मौका दिया, मैं पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और खास करके निवेदन और करता हूँ, अगर व्यवस्था में किसी प्रकार की अगर कोई कमी रह गई हो तो आप इसको यहीं छोड़ के जाना, अच्छी बात लेके जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम विश्वानि देव सवितु दुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्नेयासुव। मंच और मंच के सामने उपस्थित आप सभी ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति के हृदय में विराजमान परम सत्य को प्रणाम करता हूँ। 8वां कालांश शुरू हो गया है और 8वें कालांश की स्थिति में जो टीचर पढ़ाने आता है उसकी पोजीशन मेरी है। खैर, मैं प्रयास करूंगा 5-4 मिनट इस 8वें कालांश को थोड़ा ठीक बना सकूं। कोई भाषण नहीं होगा, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। एक आदत अंग्रेजी में कहने का चेंज इन द टाइप ऑफ द वर्क इज आल्सो काइंड ऑफ रेस्ट। काम करने की प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ये एक तरह का आराम होता है। तो आप लोग उस फाइल वाले में, ओटीपी में, उसमें जो उलझे हुए हो उससे कि कभी तो सर्वर नहीं चल रहा है, कभी क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये 2-4 दिन आप उस स्थिति से थोड़े बाहर हो और होना भी चाहिए। हर वक्त उसी काम में लगे रहे, मोनोटोननेस आ जाती है। उस निरस्ता से बाहर आने के लिए हमने ये एक सिस्टम रखा और गेट टुगेदर तो है ही। अब जहाँ थोड़ी सी बात खेल की भी करेंगे, अभी तक मैं सोचता हूँ खेल की बात थोड़ी कम हुई,
और बातें सब हो रही, इसलिए मेरे को जो बच्चों की बात है उन पर ही चर्चा करूंगा। हिंदी में है कि पुनरावृत्ति दोष नहीं आना चाहिए, पुनरावृत्ति दोष नहीं होगा। यह है कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि पहला शुद्ध निरोगी काया, तो मैं समझता हूं कि अगर ये जो बिंदु है निरोगी काया वाला, उसमें अगर हम खेल को हमारे जीवन में समाहित कर लेते हैं वास्तव में सही है। तो अब ये नहीं है कि आप मान लो किसी भी उम्र में हो, आप बहुत अच्छी किक मार देंगे, बहुत अच्छा स्मैश कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, वो नहीं है। लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना अगर ले लेंगे तो मैं समझता हूँ निरोगी काया मिल जाए तो सबसे बड़ा धन है। एक बहुत बड़ा अरबपति आदमी है मान लो, और वो बहुत ज्यादा बीमार है और डॉक्टर उसको कहता है तू दाल के छिलके का पानी पिएगा, दाल भी नहीं, छिलका भी नहीं, उसका भी पानी पिएगा। अब वो डॉक्टर उसे पूछे कि बोल तू क्या चाहता है, तेरी पूरी संपत्ति या तेरा स्वास्थ्य तो रहेगा, संपत्ति तो जाने तो कहीं, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, तो स्वास्थ्य मिलता है। फिर जो बात है वो आप पर कम, लेकिन जो नए लोग आए हैं उन पर है कि कीर्ति भी है और धन भी है। आप जो ओलंपिक, एशिया, साउथ एशियन जितने भी हैं उनमें जो पदक ला रहे हैं, आप देखो उनको कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इवन राजनीति में भी वो तो 50 साल तक दरी बिछाते फिर टिकट नहीं मिलती, लेकिन अगर मेडल आ गया तो लोग तैयार आ जाते हैं गेट पर कि चलो ले लीजिए। तो हर जगह फायदा है, तो कीर्ति भी है, पैसा भी है और स्वास्थ्य है। जब तीनों लाभ है तो मैं समझता हूँ ठीक है हिसाब किताब। वो है ना, कहा है ना कि दवा में कोई खुशी नहीं है, दवा में कोई खुशी नहीं है, लेकिन खुशी से बढ़कर कोई दवा नहीं है। इसलिए खुशी कहाँ मिलती है, खेल में मिलती है। जितनी देर हम खेल रहे हैं उतनी देर हमें उन जंजालों से कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। अब कुछ बात लेने की भी हुई, देने की भी हुई, संघर्ष की भी हुई, अपनी जगह सभी काम होने चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग प्रकृति का आदमी रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस धरती पर हम आए ना, तो हम सब के लिए कोई कोई काम है, और उस काम को हम सही ढंग से कर जाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। ज्यादा हमारे दिमाग में प्रेशर ज्यादा है ना, वो ज्यादा नहीं लेने की, ज्यादा प्रेशर है ना वो गड़बड़ कर देता है। और ये ज्यादा स्थिति से आती है, ईगो से आती है। ईगो जानते हो, अहम मैं। इस मैं पर मैंने 2 लाइनें लिखी थी मेरी डायरी में राजस्थानी में कि मैं आ कर दूं, मैं बा कर दूं, मैं आ कर दूं, मैं बा कर दूं, ए बाता सगड़ी टूटी है। और चला गया घना सारा लंबा सफर, पगड़ी टंगरी बागी फूटी है। इसलिए इसमें भाई अब इसको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? अगर यहाँ मैदान बड़ा होता तो उस पर ही बात करके, मेरी भी खेलों में काफी रुचि रही है। और जब तक मैं संस्था प्रधान था तब तक लोग मेरे को पीटीआई के रूप में ज्यादा जानते थे। खैर अब हम भी उस ओटीपी में सर्वर डाउन में उस पर आ गए, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कैसे बच सकते हैं। एक उदाहरण दूंगा, तो लंबी चौड़ी बातें 8 क्लास में लंबा चैप्टर वैसे भी सफल नहीं होता। एक छोटी सी बात के बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं भूल जाऊं याकूब जी को धन्यवाद देना। एक अच्छा शिक्षा भाग्य के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। मैं पहली बार जब ऑफिस में मिला मैं काफी इंप्रेस हुआ। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार्क का प्रिंसिपल समझता था, लेकिन इनकी बातें सुनी तो मैंने सोचा ये मेरे से 21 है। तो आप एक बार इनकी तारीफ करें। इतने सारे बच्चे इनके पास, शिक्षक इनके पास कम है, फिर भी बंदा जुटा हुआ है संघर्ष में। और जब ऐसे लोग होंगे तो हमारे नामांकन में कमी कभी हो ही नहीं सकती। आपने अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं। सीबीओ साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी ये जो रीड है, वास्तव में ये जो चीज है जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। कोई किसी क्लास में पढ़ा रहा है तो उसकी पढ़ाई वो बच्चा वहां से कर देगा, लेकिन उसको ये पता नहीं कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करने में कौन लगा हुआ था। ये नहीं है। बहुत सारे लोग, मान लो मैं आज जॉइंट डायरेक्टर में पढ़ाऊँ तो लेकिन मेरी फाइल तो किसी आप में से किसी ने ही चलाई, यहाँ ठीक है ये टाइम पर होना चाहिए। तो ये जो पर्दे के पीछे जो लोग काम करने वाले हैं वो कभी हाईलाइट मतलब नहीं, हाईलाइट होने का कोई मतलब नहीं है। वो तो बदलने की बात ये हुआ कि हमारे मन में संतोष हो जाना चाहिए कि जब मैं सोऊं तो मुझे भरोसा हो क्या ठीक है, आज का काम ठीक ठाक हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो आपको पता है हमें कोटला जी सैलरी किसमें से मिलती है? सब लोगों को, हर जाति बिरादरी, हर व्यक्ति, गरीब धनवान, सबके पैसों से जो टैक्स इकट्ठा होता है उसमें से हमें सैलरी मिलती है। कई बार कहते हैं बिको दाणो खराब है, बिको दाणो खराब है। अब दे दो लोग खराब वाला भी टैक्स दी दाणो आपने बनावा तो बहुत बहुत जाने के लिए बहुत
मशक्कत करने की जरूरत है। तो बात आ रही थी उस ईगो को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर अब चर्चा कर सकता हूं मैं। एक छोटी सी कहानी है, कल परसों मैंने एक किताब में पढ़ी कि द्रौपदी बहुत छोटी थी 12-13 साल की। उस वक्त वहां नगर में एक साधु आए, साधु बहुत पहुंचे हुए थे। द्रौपदी भी मिलने गई, राजा की बेटी थी, उसको कहा बहुत अच्छे पहुंचे संताएं, जाओ। जाकर के कहा इस महाराज मेरा भी हाथ देकर के कहा मेरा भविष्य बताओ। संत ने हाथ देखा और बोला भविष्य न पूछे तो ठीक है। अबे बहने बैठी पूछा, बुरा नहीं माने, महिला को एक कहते ना पूछे तो ठीक है, तो जरूर पूछेगी। नहीं बताना ही पड़ेगा, बताओ। बोले सुन तो पूछना चाहती है, तेरे कारण लाखों आदमी मरेंगे और उसका कलंक तेरे सिर आएगा। द्रौपदी काम थी, उसने कहा महाराज मेरे को इस कलंक से बचाओ। कैसे बच सकती हूँ मैं? आसान है बचना भी, तू चाहे तो बच सकती है। 3 बातें तेरे को ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन सी 3 बातें? पहली बात बताई महात्मा जी ने कि तू किसी का अपमान मत करना। नंबर 1 बात द्रौपदी ने कहा ठीक है। नंबर 2 बात, अगर तेरा कोई अपमान करे तो बुरा मत मानना। ठीक है महाराज। तीसरी बात, अगर तू बुरा मान भी ले तो बदला लेने की भावना मत रखना। क्या ये तीनों बातें द्रौपदी कर पाई? नहीं कर पाई। तो क्या हुआ? महाभारत हुआ जिसमें लाखों लोगों की। लेकिन वो क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वहां अहम आड़े आ गया। उसने अपमान भी किया, उसने अपमान का बुरा भी माना और फिर केस खुले भी छोड़ दिए गए, ऐसा नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ ये याकूब जी आपने कुरान में लिखा है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि जो इस धरती पर आया है उसको मौत का जायका चखना पड़ेगा। तो हम जब हमें जाना ही है तो यार अहम किस बात का? उसी जगह तो वो जार पंचम सोया और वही उसी जगह उसकी कब्र खोदने वाला भी आके वही सो गया। तो जाना सबको है, इसलिए हम हमारे काम में लगे रहे, कोई बात नहीं है। हमें हमारे अधिकारों के लिए भी वो करना है। लेकिन ये वजन की ताला वाली बात है तो वो संघर्ष की ताले के टाइम की बात है, कल से मत कर लेना ऐसा। वो की बात है, देखना अभी तो मैं यहाँ बैठे हो तो भी अभी तो वो काम चल रहा है, उसको करते रहे। आप लोग अच्छा तरह खेले। देखो वहाँ कुचामण में और अपनी बात जो भी करना, लेकिन चूरू मंडल है ना वो खेलों में हमेशा अब की बार ही हमारी उपलब्धियां बढ़िया रही है। तो आपकी उपलब्धियां भी बढ़िया रहनी चाहिए। मेरे पास फोन आना चाहिए साहब इसमें भी जीत गए, इसमें भी जीत गए, लोग सोचे कि और क्या ले जाएं। आपको खूब सारी शुभकामनाएं। नया साल जल्दी आ रहा है, उस नववर्ष की मंगल कामनाएं। आप लोगों ने मेरे 8वें क्लास में मेरी क्लास का सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।